हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय। आज हम लोग इंक्लूजन का एक टाइप है जिसका नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो इस टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। बाकी तो इकोनॉमिक्स हमने ऑलमोस्ट पढ़ दी, तो आज इसको भी ख़त्म करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन वो इंक्लूजन होता है जहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं, डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। फाइनेंशियल सर्विस की डिलीवरी करना एक अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, कहाँ पे, टू द वास्ट सेक्शन ऑफ डिसएडवांटेज एंड लो इनकम ग्रुप्स। वहाँ तक जिस लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना मिला हो, जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हों और जिनकी इनकम बहुत कम हो, तो उन लोगों तक फाइनेंशियल सर्विस का फ़ायदा पहुँचाना, डेट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में कब स्टार्ट हो गया था बेसिकली, तो हम यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा चार्ट बनाया है, इससे हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और इस एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है इनके रिलेटेड भी कि ये क्या होता है। इसके बाद हम थोड़ी 5-7 इसमें स्कीम्स भी देख लेंगे कि कौन कौन सी इसके रिलेटेड स्कीम्स है। वो हमने ऑलरेडी पढ़ी है, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ी सी बता दूंगा, उनके नाम बता दूंगा क्या था वो। तो सबसे पहले आप देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 1968। दूसरे नंबर देखिए आप सोशल बैंकिंग 1968। उसके बाद नेशनलाइजेशन हुआ जो बैंक का 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, सरकारी बैंक कर दिए गए थे। फिर डीआरआई आया 1972 में, फिर आरआरबी 1975, फिर नबार्ड आया, फिर सिडबी आया, केसीसी आया, नो फ्रिल अकाउंट, केवाईसी, बीसी, उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये आपको मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर दैट हम थोड़ी सी स्कीम्स देखेंगे, तो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन खत्म हो जाएगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आपको दिमाग में एक छोटी सी बात रखनी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। वो सारे काम जिससे क्या हो, एक डिसएडवांटेज और लो इनकम ग्रुप को फायदा पहुंचे। वो सारे काम जिससे लो इनकम वाले को और जिसको जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उन सबको क्या हो, मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचे, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो चलिए इसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं, सब क्या था, देन उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हो रहा है। सबसे पहले देखिए PSL, इसी की फुल फॉर्म है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 1968। ये बेसिकली नाम से पता चला लैंडिंग, तो लैंड देना किसको, जिनकी जो सेक्टर प्रायोरिटी में रखे जाते हैं उनको लो रेट पे क्या देना, लैंड देना। अब प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, जिसमें कौन कौन से सेक्टर इंक्लूड है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सेक्टर है जो प्रायोरिटी सेक्टर में इंक्लूडेड नहीं है। तो आंसर आपको पता चल जाएगा अगर ये पढ़ा होगा। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर इसमें आते हैं, एग्रीकल्चर जो भी सेक्टर सारे इसमें आते हैं। फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जितने भी हैं, छोटे मोटे बिजनेस वाले, SC ST वीमेन या डिसेबल्ड वगैरह जिनको रिजर्वेशन मिलता है, इनको भी क्या है, इनको भी प्रायोरिटी सेक्टर में रखा जाता है। फिर उसके बाद जो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है, ऐसा आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये, तो उसके रिलेटेड भी आपको लैंड सस्ते दाम में मिल जाएगी। तो ये होता है आपका PSL। ये भी बेसिकली क्या था, एक पुअर सेक्शन को हेल्प करने का एक तरीका था, एक स्कीम थी जिसके तहत इसको लाया गया, जिसके लिए इसको क्या था, छोटे छोटे एरिया तक पहुंचाया गया ताकि गरीब से गरीब आदमी भी इसका फायदा ले सके। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। तो फाइनेंशियल की बात हो रही है ना, लो रेट पे देना, सस्ते दामों पे देना। उसके बाद इसी के रिलेटेड आता है PLR, जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी लैंडिंग रेट। तो रेट क्या होना चाहिए, तो ये बेसिकली यहाँ पे देखो बोला गया है, इसमें अलग अलग स्कीमें बनाई जाती हैं। एक मिनट, हाँ चलिए ये देखिए PLR, एक तो इंडियन जितने भी बैंक हैं वो क्या है 40% क्या करेंगे, 40% टोटल लैंडिंग का किसको देंगे, प्रायोरिटी सेक्टर को देंगे। 40% टोटल लैंडिंग जिसको भी देंगे उसका 40% किसको देंगे, ये प्रायोरिटी सेक्टर को देंगे। और जो फॉरेन बैंक होंगे वो कितना देंगे, 32% उनको इस सेक्टर को देना ही होगा। भाई इस सेक्टर को उनको देना ही होगा, इसको जो भी लोन कुछ भी देंगे वो इन 4 सेक्टरों को 32% कंपलसरी देना पड़ेगा। और अगर इंडियन बैंक है तो उसको 40%। उसके बाद स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बनाया गया 2015 में, जिसका क्या था 75% शेयर था जो लैंड का, वो किसको देना था, प्रायोरिटी सेक्टर को।
तो प्रायोरिटी सेक्टर क्या होते हैं, जिसकी प्रायोरिटी सबसे पहले रखी जाती है, तो लैंड उनको देना वही होती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो ये आप समझ पाए होंगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। PSL क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, लैंड प्रोवाइड करना लो रेट के ऊपर। तो इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। कहाँ तक देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर में किस किस को डाला गया, प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर डालेंगे, स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, SC ST वीमेन या डिसेबल्ड या एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी, इन चारों सेक्टर को कहाँ रखा गया, प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉल फाइनेंशियल जो बैंक है 2015 में जिसको लॉन्च किया गया, इसका कितना % शेयर है जो प्रायोरिटी सेक्टर को जाता है, जो प्रायोरिटी सेक्टर को जाता है। तो आंसर विल बी 75%। और पूछा जाए इंडियन बैंक कितना देते हैं तो 40%, फॉरेनर बैंक कितना देते हैं सिर्फ 32%। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इससे आगे हमने क्या लिखा था, चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, सोशल बैंकिंग क्या होता है। सोशल बैंकिंग क्या होता है कि बैंक प्रॉफिट तो ले लेकिन साथ साथ क्या करे, बट आल्सो गिव सोशल सर्विस। वो लोगों की अच्छाई के लिए भी काम करे, जो पुअर सेक्शन है उनको सोशल सर्विस भी दे। ऐसा नहीं कि खाली प्रॉफिट ले, उनको कोई भी बेनिफिट ना दे। तो ये सिंपल सा नाम था। उसके बाद देखिए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किसके टाइम हुआ था, तो इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था। उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। 19 जुलाई 1968 ये दिन था जिस दिन 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, 14 बैंकों को प्राइवेट से सरकारी बना दिया गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि आपको पता, प्राइवेट जो बैंक या प्राइवेट जो भी कंपनी होती है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए सोचती हैं। उससे क्या हो रहा था, जो पुअर सेक्शन था वो बैंक तक एक्सेस नहीं कर पा रहा था। भाई प्राइवेट बैंक को चाहिए प्रॉफिट, उसमें जितने रिच लोग आएंगे उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाएंगे, इसलिए उनका ये बिल्कुल फोकस नहीं था कि पुअर सेक्शन को हेल्प की जाए। इसलिए इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया, उनको सरकारी बैंक बना दिया, इसलिए ताकि पुअर सेक्शन जो है वो एक्सेस कर पाए बैंकिंग तक, पुअर से पुअर लोग भी बैंकिंग तक एक्सेस कर पाए। क्योंकि सरकार का काम क्या होता है, पुअर सेक्शन की हेल्प करना। सरकारें क्यों बनाई जाती हैं, ताकि एक बैलेंस बना रहे। ऐसे तो जो 5-10% लोग हैं, जो रिच लोग हैं, वही डोमिनेट कर लेंगे पूरा। इसलिए गवर्नमेंट का काम क्या होता है, बैलेंस बना के रखना। इसलिए तो अलग अलग स्कीम्स लेके आते हैं, BPL APL अलग अलग कैटेगरी बनाई है, इनको कैसे कैसे बेनिफिट दिया जाए। उसके बाद नेशनलाइजेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको डेट भी याद रखनी है, कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ ये भी याद रखना है, और इसमें क्या हुआ, पुअर सेक्शन को एक्सेस मिला बैंकिंग में। वो इससे इसलिए किया गया ताकि पुअर सेक्शन एक्सेस कर पाए, वो बैंकिंग का फायदा ले पाए, वो बैंकिंग को समझ पाए। उसके बाद आगे DRI, जिसकी फुल फॉर्म है डिफरेंशिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाए गए। उसमें देखा गया कि जो पुअर से भी पुअर है, पुअर में से भी पुअर निकालेंगे, वीकर में वीकर से निकालेंगे, उनको बोला गया कि 4% रेट पे इंटरेस्ट दो, उनको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट लो उससे। तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, 4%। तो ये है आपका DRI भी लाया गया ताकि लोगों की जो वीक सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन है, वीकर सेक्शन, पुअर सेक्शन, उनका हेल्प हो सके, तो उनको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए आगे देखिए, RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक। तो ये बेसिकली क्या था, ओपन अकाउंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप टू रूरल एरिया। तो रूरल एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अकाउंट ओपन करवाया जाए, इसके लिए RRB को लेके आया गया। ये सब कुछ क्या है, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। बेसिकली ये सारा कुछ सिस्टम जो देख रहे हो, सब कुछ पैसों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप फाइनेंशियल डीलिंग करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि RRB क्या है, रीजनल रूरल बैंक है। इसका मकसद क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, रूरल एरिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल के साथ, बैंकिंग के साथ जोड़ना। DRI क्या है, डिफरेंशिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी, जो पुअर से भी पुअर है, वीकर से भी वीकर है, उनके लिए 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक क्यों किया गया, ताकि पुअर लोग बैंकिंग में एक्सेस कर पाएँ, उनका बेनिफिट ले पाएँ। और सोशल बैंकिंग क्या, मैंने आपको समझा दी। ये होगी 4-5 टर्म होगी हमारी, ये सेकंड थी, दैट इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वन। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन कौन सी आ गई। नेक्स्ट देखिए आप, अब देखिए नबार्ड 1982 में लाया गया। नबार्ड बेसिकली एक बैंक ही है जिसमें क्या है,
किसकी रिकमेंडेशन पे लाया गया था ये भी पूछा जाता है, क्योंकि नाबार्ड एक अलग से पूरा पूरा टॉपिक है, जैसे एसबीआई, नाबार्ड, ये पूरा पूरा टॉपिक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिव रमन कमेटी, ये शिव रमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड बैंक को लाया गया। इनका मकसद क्या था? इन ऑर्डर टू ग्रो एग्रीकल्चर, इनका मतलब था एग्रीकल्चर को ग्रो करना। बेसिकली ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही काम करता है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड लोन देता है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड अलग अलग स्कीमें लेके आता है। तो इनका काम यही होता है कि ये रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर है उनको ग्रो करना। तो ये किसकी रिकमेंडेशन पे लाया गया था? शिव रमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको लाया गया था नाबार्ड को 1982 के अंदर। इसका मकसद था एग्रीकल्चर को ग्रो करना। ठीक है, ये बेसिकली बैंक ही है जो लोन वगैरह प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। उसके बाद देखिए RIDF 1995 में, इसका मतलब होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये क्या होता है? रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट एक फंड होता है एक तरह से, मतलब ऐसे ही समझ सकते हो, लोन ही होता है, लोन दे सकता है। तो ये रूरल एरिया सब में आप देख रहे हो, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन टारगेट है वो किसको किया जा रहा है? एक वीकर सेक्शन को, जो आपके रूरल एरिया में रहते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गरीबी थी। उसके बाद आता है सिडबी, दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडस्ट्रियल, छोटे छोटे इंडस्ट्रियल को डेवलप करने के लिए बैंक बनाया गया 1990 के अंदर। ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है। ये फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये सारी फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद SHG लेके आया गया 1992 के अंदर। इसका मतलब था सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये बैंक लिंकिंग प्रोग्राम चलाएंगे, बैंक लिंकिंग प्रोग्राम चलाएंगे किसकी सरकार में? ड्यूरिंग नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की। ठीक है, ये सिंपल आप फुल फॉर्म याद कर लेना इसकी। उसके बाद एक KCC स्कीम लेके आया। KCC का मतलब क्या था? किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें क्या हुआ? किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड बनाया गया, मतलब इनको लोन दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? उधार देना। तो बेसिकली किसानों को उधार दिया जाता है, लोन दिया जाता है, लैंड टू किसान एट लो या चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इनको लोन दिया जाता है बहुत चीप रेट पे, ताकि किसान अपनी छोटी मोटी जो खेती करते हैं वो कर पाए। तो इन पे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड भी क्या है? एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पार्ट है। तो KCC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। KCC में यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है? लो होता है कि हाई होता है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है। ये डिफरेंट स्कीम पे डिफरेंट तरीके से डिपेंड करता है, किस फसल के ऊपर कितना कम और कितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा जाएगा, वो डिफरेंट होता है। तो ये बेसिकली हमने कितने पढ़ लिए? 5 हो गए थे, 6, दिस वन इज 7 एंड 8, 9 और 10। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। नाबार्ड 1982 में एक रिकमेंडेशन दी गई थी शिव रमन कमेटी, उनके रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया। इसका मकसद क्या है? एग्रीकल्चर को ग्रो करना, पूछा जा सकता है। RIDF का मतलब है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है एक। सिडबी का मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप है। उसके बाद KCC का मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए अभी। उसके बाद देखिए नो फ्रिल अकाउंट क्या होता है? नो फ्रिल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट ओपन करना जिसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, जीरो अमाउंट पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसको बोला जाता है नो फ्रिल अकाउंट। इसमें इंक्लूड होती हैं सारी की सारी फैसिलिटी, लाइक ATM, पासबुक, सब कुछ मिलता है इसमें भी, सारी फैसिलिटी मिलती हैं। लेकिन इसको ओपन करने के लिए आपको 1 रुपया भी बैंक में नहीं देना पड़ेगा। आप लोग जीरो अमाउंट से भी बैंक को ओपन कर सकते हो अपने अकाउंट को। ये इसलिए किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक के साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग के साथ जुड़ जाए। उसके बाद आई KYC। आपने देखा होगा मोबाइल में भी KYC करनी पड़ती है पहले। तो इसका मतलब होता है नो योर कस्टमर। सबसे पहले इसका मतलब था इन ऑर्डर टू स्टॉप फ्रॉड विद बैंकिंग, जो बैंकिंग के साथ फ्रॉड हो रहा था उसके रिगार्डिंग KYC की गई। मतलब यहाँ पे नंबर के ऊपर आपके जो भी नंबर रजिस्टर होता है उसके ऊपर OTP वगैरह आता है, उसमें आधार कार्ड वगैरह आपको लिंक करना पड़ता है, ताकि क्या हो, पूरी ऑथेंटिक पहचान हो और ये बैंकिंग के साथ फ्रॉड कोई ना कर पाए। तो पूरे जब सब कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, सबके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे पैसे कुछ ऐसे होंगे स्कीम्स में निकालने के लिए आपको KYC करनी पड़ती है। वो इसलिए की जाती है ताकि पूरी ऑथेंटिफिकेशन मिल जाए कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक पर्सन है जो जिसके रिगार्डिंग ये पैसा ट्रांजेक्शन हो रहा है, ताकि बैंकिंग के साथ क्या फ्रॉड ना हो। इसलिए KYC भी एक इम्पॉर्टेंट प्लान था, स्कीम थी। उसके बाद ये है BC, जिसको बोला जाता है बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस। मतलब एक बैंकिंग के बिहाफ पे एक पर्सन होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है, इसको ऑथराइज करता है बैंकिंग।
तो वो क्या करता है, वो रूरल एरिया में जाके काम करता है। मतलब मान लीजिए आपके एरिया में जो मेन बैंक है उसने एक बंदे को अपॉइंट कर दिया, एक बंदे को ऑथराइज कर दिया कि ये हमारा बंदा है, ये आपके गांव में आएगा, वो लोगों को अवेयर करेगा, लोन के स्कीम्स बताएगा, बैंकिंग अकाउंट ओपन करो उनके फायदे बताएगा, तो लोगों को बेसिकली अवेयर करेगा, उनके बैंकिंग अकाउंट ओपन करवाएगा, उनको लोन देने की फैसिलिटी बताएगा ताकि लोन लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले। तो ये क्या होता है, ये एक आदमी होता है जो एक बैंकिंग द्वारा ऑथराइज किया जाता है, रूरल एरिया में जो जाता है लोगों को ये सब कुछ अवेयर करता है इसके रिकॉर्डिंग। ये है 2006 में आया था। तो नो फ्रिल अकाउंट हो गया आपका, केवाईसी होगी और वीसी हो गया। ये सब कुछ किसका पार्ट चल रहा है, ये सब कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट चल रहा है। यहाँ पे कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके इन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसके रिगार्डिंग आप बोल सकते हो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ था। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम कुछ स्कीम्स भी देख लेते हैं, कुछ इसके रिगार्डिंग स्कीम्स भी है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करती हैं। तो नो फ्रिल अकाउंट का मतलब जीरो अमाउंट पे बैंक अकाउंट ओपन करना। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर, इसका मकसद है फ्रॉड को रोकना बैंकिंग के साथ। और बीसी का मतलब बैंकिंग कारस्पोंडेंस, एक बैंकिंग के बिहाफ पे एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है जो रूरल एरिया में जाके क्या करता है, लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, लोगों को बैंकिंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए बोलता है और लोगों से ये सब कुछ करवाता है ताकि बैंकिंग का भी ग्रोथ हो और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग के साथ जुड़े। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, इंपॉर्टेंट स्कीम्स की जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है, जिसमें आपका जीरो अमाउंट पे बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है। इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक से जुड़े, इसलिए स्कीम्स को लाया गया। उसके बाद अटल पेंशन योजना ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ मैं। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, ये मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। स्टैंड अप इंडिया ऑलरेडी करवा चुका हूँ। पीएम मुद्रा योजना करवा चुका हूँ। पीएम सुरक्षा बीमा योजना ऑलरेडी करवा चुका हूँ। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, ये आपको बता देता हूँ। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक ये वाली, थर्ड वाली और एक लास्ट वाली, बाकी तो आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया हुआ है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी स्कीम्स है जो आपको याद रखनी है। ये भी स्कीम्स के जब वो क्वेश्चन पूछेगा ना, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिगार्डिंग नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के रिगार्डिंग पूछ लेगा। अब आपको लगेगा कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं, लेकिन ये इंक्लूजन का पार्ट है इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इनिशिएटिव का पार्ट है इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। चलिए एक तो इसको देख लेते हैं, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना क्या है, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे लास्ट वाला, सुकन्या वाला। यहाँ पे देखिए पीएम वाया वंदना योजना क्या है ये बेसिकली एक पेंशन स्कीम है। किसके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। इसमें मिनिमम एज होनी चाहिए 60 साल, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। और इसमें जो सबसे मैक्सिमम जो पैसा आप डिपॉजिट कर सकते हो डेट विल बी 15 लाख, मतलब 15 लाख अगर आप जमा करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलेगी। तो मैक्सिमम 15 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। इसमें जो पॉलिसी रिटर्न है वो 10 साल के लिए आपको पेंशन मिलता रहेगा। मतलब स्कीम्स ये होती है कि आप कुछ पैसा जाके बैंक में, उसमें LIC के अकॉर्डिंग होती है, इसको डील करता है LIC। तो LIC क्या करता है कि आप जितना पैसा डिपॉजिट करते हो उस हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा 10 साल के लिए। उसके बाद इसमें जो मिनिमम मिलता है वो है 1000 पर मंथ लगती है। मिनिमम इतना पैसा डिपॉजिट करना होता है आपको कि मिनिमम 1000 मंथली मिलेगी। अगर आप क्वार्टरली लेते हो तो 3000, ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अगर आप हाफ ईयरली लेते हो, हाफ ईयरली में 6000 और एनुअली में 12000, मतलब 1000 मंथ का, चाहे आप 6 मंथ के बाद लो 4। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर आप क्वार्टरली लेते हो ना तो आपको पैसा थोड़ा कम आपको सब डिपॉजिट करना पड़ता है। मैक्सिमम इसमें आप कितना ले सकते हो, 9250 पर मंथ ले सकते हो, या 27750 क्वार्टरली ले सकते हो 3 मंथ में। हाफ ईयरली 55,500 ले सकते हो और 1,11,000 ईयरली ले सकते हो। इतनी पेंशन आप ले सकते हो। इसके लिए आपको अमाउंट भी उस हिसाब से डिपॉजिट करना पड़ेगा। 15 लाख मैक्सिमम है। तो ये बेसिकली ओल्ड सिटीजन के लिए बनाया गया ताकि जो भी बच्चों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स को आगे हमारी ज़रूरत हो सकती है, कल को कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्राइसिस आ सकता है फैमिली में, तो वो क्या करते हैं अपने सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनके नाम पे कुछ पैसा डिपॉजिट कर देते हैं LIC में, उसके अकॉर्डिंग, ताकि उनको पेंशन मिलता रहे, उनके खर्चे चलते रहे। तो ये इनके अकॉर्डिंग स्कीम था, ये बेसिकली सीनियर सिटीजन के लिए था। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान सा बात है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है सुकन्या, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना। ये क्या है बेसिकली, ये
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान जो कैंपेन था उसके अकॉर्डिंग चलाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो ये स्कीम ये है कि अगर आप एनुअली आप 250 रुपये सबमिट करते हो या मैक्सिमम 1.5 लाख, आप चाहे तो एनुअली 250 रुपये भी कर सकते हो या एनुअली 1.5 लाख रुपये भी सबमिट कर सकते हो इस स्कीम में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ये कहीं किसी बैंक में ओपन कर सकते हो जाके। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 7.6%। ये टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, अभी ये 7.6 हो गया, इससे पहले ये 8 पॉइंट समथिंग था। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, जहाँ पे टैक्स नहीं लगता, और इसमें आप 21 साल तक ये करवा सकते हो, 21 ईयर तक। ये बेसिकली क्या होता है कि आप एनुअली पैसा जमा करवा रहे हो, ठीक है, किसी भी बेटी के नाम, ताकि कल को उनकी शादी करनी हो तो उसमें ये आपको बेनिफिट मिले। तो इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट भी आपको मिल जाता है। तो ये थी आपकी सुकन्या समृद्धि योजना। तो बाकी स्कीम्स हमने ऑलरेडी इनिशिएटिव में पढ़ दी थी, और ये आपका हो गया खत्म फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज आपको एक ही लेक्चर मिलेगा बीएमसी क्लासेस विद अजय पे, वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट एमसीक्यूज मैं आज कोशिश करूँगा, आज बना दूंगा, नहीं तो कल सुबह आपको मिल जाएगी वीडियो। तो वो आप वहाँ पे जाके देखिए, आपको भी बेनिफिट मिलेगा और आपको इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ एक एलपीजी वगैरह वाला टॉपिक है, वो भी मैं आपको अपलोड आज ही करवा दूंगा उसको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बाकी मॉक दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे